महाराणा प्रताप को कई मध्ययुगीन इतिहासकारों ने कीका नाम से संबोधित किया है। कीका नाम राणा को भीलों से मिला था, जिनकी संगत में उन्होंने अपने शुरुआती दिन बिताए थे। दक्षिण पश्चिम मेवाड़ में रहने वाले भील आमतौर से गुजराती बोलते थे। भीलों की बोली में कीका का अर्थ होता है बेटा। राणा प्रताप के बारे में मशहूर था कि वो जहां भी जाते थे, जाने से पहले मेवाड़ की मिट्टी उठाकर उसे अपने माथे से लगाते थे और एक चुटकी मिट्टी को वो एक कपड़े में बांधकर हमेशा अपने साफे के एक कोने में रखते थे। सबसे बड़े पुत्र होने के बावजूद 1572 में जब राणा उदय सिंह द्वितीय का देहांत हुआ तो उन्होंने अपने 9वें नंबर के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह अलग बात है कि राज्य के मंत्रियों और दरबारियों ने अंततः राणा प्रताप को गद्दी पर बैठवाया। महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर की लेखिका रीमा आहूजा बताती हैं। राजपूतों में तब तक एक प्रथा बन गई थी कि ज्येष्ठ पुत्र मुखाग्नि के लिए नहीं जाता था। शायद इसलिए भी कि वो एक उस समय की बात है कि कहीं कोई आक्रमण करे, कुछ हो जाए, तो जब तक की ताजपोशी नहीं होती थी, भावी सम्राट अंदर ही रहते थे। प्रताप नहीं थे वहाँ। साथ में जगमाल को नहीं देखा तो कुछ जो सीनियर्स थे उनका थोड़ा माथा ठनका, तो उन्होंने एक और जो भाई थे उनसे पूछा कि जगमाल नहीं दिख रहे, तो उन्होंने कहा आपको पता नहीं, वो तो अपनी राजगद्दी पे बैठने की तैयारी हो रही है। ये बात सुनने पर दो जो चीफ्स हैं वो और कई और लोग तुरंत, उनके छोटा सा राजमहल था गोगुंदा में, ये अंदर जब गए तो वहाँ देखा कि दरबार में जगमाल पहले से ही एक स्थान को ग्रहण करके बैठे हैं। तो ये जो दो थे, इन्होंने इनका एक दाएं की तरफ से एक बाएं की तरफ से हाथ पकड़ के बोले कि महाराजा नहीं महाराज, कि महाराज आपने कुछ गलती करी है, आप भूल रहे हो कि आपको कहाँ बैठना है। ये स्थान तो आपके बड़े भाई का है, आइए हम आपको जहाँ बाकी राजा के भाई बैठते हैं वो स्थान बताते हैं। और ये कहकर उन्होंने उनको थोड़ा आगे की तरफ तक ले गए। तो जगमाल उस वक्त बहुत गुस्से में आकर कुछ कह नहीं सकते थे। ये भी एक चीज है कि सबके सामने क्या बोले, तो वो गुस्से में लाल पीले जिसको कहते हैं होकर और वहां से निकल गए। बाकी इन लोगों ने कुंवर प्रताप को ढूंढने की कोशिश की और वो गोगुंदा के बाहर ही एक बावड़ी है, वहीं पे महादेव का मंदिर है, तो वो वहां पर थे क्योंकि वो मेवाड़ छोड़ने की तैयारी में थे। सबने इनको रोका और वहीं पर एक पत्थर पे इनको आसीन करके और राज अभिषेक उसी वक्त वहीं के वहीं करा। इसके बाद जगमाल ने गुस्से में मेवाड़ छोड़ दिया और अकबर ने उन्हें जहाजपुर की जागीर उपहार में दी। राणा प्रताप के राणा बनने से 4 साल पहले ही 1568 में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। गद्दी संभालते ही राणा प्रताप ने एक तरफ मुगलों से संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी तो दूसरी तरफ खड़ी फसल को नष्ट करने का आदेश दिया ताकि अकबर की फौज को रसद मिलने में दिक्कत हो। उस क्षेत्र में जहाँ पे मुगलों का कब्जा हो रहा था, उसको गांव वालों को कहा इसको छोड़ छोड़ के आप लोग निकलो ताकि खेती करने वाले कोई नहीं हो। और जब हल्दी घाटी पर जब आक्रमण के लिए मुगल सेनाएं कूच करती हैं अजमेर से, तब तो उन्होंने बिल्कुल ही जिसको कहते हैं कि भूमि को नष्ट करने के हिसाब से स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी, कि जो जो खड़ी फसल है उसको जला दीजिए, कुएं बावड़ियां जो हैं उनको या तो उनको तोड़ दिया जाए, उनमें पत्थर डाल दिया जाए, उपजाऊ भूमि को जिस तरह से भी हो उपजाऊ नहीं छोड़ें। कुछ इतिहासकारों ने इस चीज पे ध्यान आकर्षित किया है कि लगता है कि मेवाड़ का जो राजकोष था वो ना तो चित्तौड़ के पतन के वक्त ना ही बाद में किसी भी समय हल्दीघाटी के बाद भी मुगलों के हाथ पड़ी, क्योंकि अगर होता तो इस चीज का बहुत जोर शोर से मुगल साइड से भी बात आती और मेवाड़ साइड से भी बात आती। अकबर ने 1573 से 1575 के बीच प्रताप के पास अपने 3 दूत भेजे, राजा मानसिंह, उनके पिता राजा भगवंत दास और अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल। लेकिन ये तीनों ही प्रताप को मनाने में असफल रहे। मानसिंह की मेवाड़ यात्रा का बहुत रोचक वर्णन अमर काव्य वंशावली और राज रत्नाकर में मिलता है। महाराणा प्रताप ने मानसिंह के सम्मान में उदय सागर झील के किनारे भोज का आयोजन किया था। जब भोजन परोसा गया तो महाराणा की जगह उनके बेटे अमर सिंह आए। जब मानसिंह ने महाराणा प्रताप के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि उनके पेट में तकलीफ है, इसलिए वो इस भोज में शामिल नहीं हो पाए हैं। मानसिंह ने इसे अपना अपमान समझा और वो बीच में ही भोज छोड़कर चले गए। जब वो चलने लगे तो राणा ने उन पर कटाक्ष किया कि उन्हें अकेले नहीं बल्कि अपने फूफा अकबर के साथ आना चाहिए था।
मानसिंह के जाने के बाद प्रताप ने उन बर्तनों और प्लेटों को धुलवाया जिसमें उन्हें खाना परोसा गया था, ताकि उनकी नजरों में उस पाप को धोया जा सके जो उन्होंने अपनी बुआ को शादी में सम्राट को देकर किया था। इस कटुता की परिणति हल्दी घाटी की लड़ाई में हुई, जहां 21 जून 1876 की तपती दोपहरी में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हुईं। मुगल फौज का नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह। मुगलों को शुरुआती सफलता तब मिली जब मेवाड़ की फौज का मुख्य हाथी रामप्रसाद का महावत एक तीर से मारा गया। इस घटना का विवरण अब्दुल कादिर बदाऊनी ने मंतखब उत तारीख में दिया है। मानसिंह बहादुरी दिखाते हुए अपने हाथी को आगे ले आए। राजपूतों ने उनको रोकने के लिए हाथियों का ही इस्तेमाल किया। इस बीच मानसिंह की मदद के लिए हाथियों के कमांडर हुसैन खान भी आगे आ गए। मुगलों के एक हाथी ने राणा की फौज के मुख्य हाथी पर जबरदस्त हमला किया, जिसमें उसका महावत मारा गया। मानसिंह की सेना का एक महावत उस हाथी पर सवार हो गया और वो उसे मुगल सेना की तरफ ले गया। बाद में जीत की खबर राणा के रामप्रसाद हाथी के साथ मेरे जरिए बादशाह अकबर को भेजी गई। इस बीच चेतक पर सवार महाराणा प्रताप हाथी पर सवार मानसिंह के सामने आ गए। उन्होंने उनके ऊपर भाले से हमला किया। उस समय जो महाट थे उनके मानसिंह के, उसकी मृत्यु हो गई और हाथी थोड़ा बौखला के भागने लगा। लेकिन उसी समय हाथी के सूंड में जो तलवार थी उससे चेतक के पैर घायल हो गए। तो दोनों तरफ एक तरह से ये हो गया कि मानसिंह थोड़े असंतुलित हो गए। कहानी में तो ये भी है कि हावड़े के पीछे छुप गए, लेकिन इधर प्रताप का घोड़ा जख्मी हुआ, उधर मानसिंह का हाथी थोड़ा भागने लगा। उसको काबू में करने के लिए काफी मुश्किल रही और इस मुश्किलातों के बीच में बहुत सारे मुगल सेना के लोगों ने मानसिंह को बचाने की कोशिश की, उनका घेराबंदी की और उसी समय प्रताप को पकड़ने के लिए उनकी घेराबंदी की। तो प्रताप किसी तरह से वहां से निकल आए और वापस युद्ध के बीच में ही जहां ज्यादा मेवाड़ी थे उस स्थान पर आ पहुंचे। जैसे ही चेतक को चोट लगी, मुगल सैनिकों ने प्रताप पर तीर बरसाने शुरू कर दिए। राणा की फौज के जनरलों ने तय किया कि उन्हें युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। मुगलों को भ्रमित करने के लिए उनकी जगह मानसिंह झाला ने ले ली। उनके सिर के ऊपर मेवाड़ की राजसी छतरी लगी हुई थी। महाराणा को एक तरह से विवश किया गया कि आपको एक टैक्टिकल रिट्रीट करनी पड़ेगी, आपको रणभूमि इस समय छोड़नी पड़ेगी ताकि आप पुनः लड़ सकें। और अगर आप भी यहाँ पे काम आ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो हो सकता है अकबर जगमाल को गद्दी दे दे। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप को निर्णय जिसका भी है, महाराणा प्रताप ने रणभूमि छोड़ी। विदा ने सारे जो छत्र छवर जो होता है वो पहने और वहीं पे वो शहीद हुए हैं। और इसी को लेकर बाद में उस परिवार, उस कुल को, उनके वंशजों को वही अधिकार दिए गए, उनको राजराणा भी कहा गया। उधर चेतक, जिसके पैरों से बेइंतहा खून निकल रहा था, प्रताप को अपने ऊपर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। वहीं दिल के दौरे से उसने दम तोड़ दिया। अभी भी लोग बताते हैं जो ज्यादा घुड़सवारी करते हैं कि एक अच्छा घोड़ा वो होता है जो आपके दिमाग में जो बात है उसको पहले ही समझ ले। चेतक ने जान भी बचाई इनकी और जब युद्ध मैदान से जाना था तो जैसे कि कहते हैं ना कि बिल्कुल हवा की गति से उनको लेके गया, लेकिन घायल था। और आखिरकार जाकर एक ऐसी खाई आई तो चेतक रुका नहीं। रुकता तो शायद सवार के साथ घोड़ा भी खाई में गिरता और उसने उस खाई को पार कर लिया। लेकिन ये पैर घायल, एफर्ट इतनी दिन भर से लड़ रहा था, शायद हार्ट अटैक ही हुआ होगा, क्योंकि घोड़ों का एक कहते हैं कि कभी कभी शौक से भी ऐसा हो जाता है। तो अपने जख्मों से गए या वो इस तरह से गए, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि दिलेर है और दिलेर ने एक दिलेर की मौत को स्वीकार किया या दिलेर की मौत मरे, वहीं के वहीं वो निढाल हो गए। रण बीच चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। वो दौड़ रहा अति मस्तक पर, वो आसमान का घोड़ा था। वो आसमान का घोड़ा था। इसके बाद राणा प्रताप ने अकबर की सेना के खिलाफ अपनी रणनीति बदल दी। वो छापामार युद्ध करने लगे। वो मुगलों पर घात लगाकर हमला करते और फिर जंगलों में गायब हो जाते।
ऐसा लगता था कि महाराणा 100 जगह एक साथ हैं, क्योंकि गुप्त रास्तों से निकल कर वो आगे पीछे जंगलों में घुस जाते थे। पहाड़ हैं तो पहाड़ी रास्तों से भीलों के वजह से दूसरी जगहों पे चले जाते थे। वहाँ से मौका पाते ही मुगल फौजें थोड़ा धीरे धीरे चलती थी, थोड़े पारंपरिक स्टाइल से चलती थी, तो उन पर आक्रमण करना आसान हो जाता था। यही चीज आगे जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यही प्रणाली अपनाई, क्योंकि हालात कुछ सिमिलर थे। प्रताप ने कई जगहों पर बारी बारी से मुगलों का मनोबल तोड़ दिया। उनके रसद पहुंच नहीं पा रहे थे, रास्ते बंद हो जाते थे, कभी नहीं मालूम होता था कहाँ आक्रमण होगा। आखिरकार जाकर जो एक बहुत ही निर्णायक युद्ध हुआ है वो है देवेर की लड़ाई। और देवेर की लड़ाई में अमर सिंह का वार ऐसा था, कुंवर जो थे, कि जो मुगल की तरफ से सुल्तान खां थे वो स्वयं और उनका घोड़ा उसके 2 फाड़ हो गए थे एक तलवार की वार से। उसी समय प्रताप ने सुनियोजित ढंग से 36 छावनियां मुगलों की एक साथ नष्ट करी। इस बीच राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने अजमेर के गवर्नर खाने खाना के परिवार की महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया। ये खाने खाना और कोई नहीं, हिंदी के मशहूर कवि रहीम थे। जब प्रताप को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने बेटे से तुरंत उनके परिवारजनों को छोड़ने के लिए कहा। इनका जो परिवार जनाना है वो लड़ाई के दौरान अमर सिंह के हाथ आ गए, और जब ये बात प्रताप को पता पड़ी तो वो काफी अपने पुत्र से नाराज हुए। उन्होंने संदेश भेजा कि हम लोग महिलाओं से लड़ाई नहीं करते हैं, ये हमारे खिलाफ है और आप इन्हें तुरंत बाइज्जत वापस पहुंचवाइए। अमर सिंह ने यही किया, और इस बात के अब्दुल रहीम खाने खाना इतने कायल हुए कि उन्होंने प्रताप के लिए कुछ दोहे लिखे। 1596 में शिकार खेलते हुए महाराणा प्रताप को चोट लगी, जिससे वो कभी उबर नहीं पाए। 19 जनवरी 1597 को मात्र 57 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अकबर को ये खबर लाहौर में उनके दरबार में दी गई। तो ये उस वक्त अकबर लाहौर में थे और राजस्थान के एक कवि दुरसा आड़ा उस वक्त उनके साथ ही थे। जब ये समाचार पहुंचा तो दुरसा आड़ा और ज्यादातर जो चारण भाट हैं ये उसी समय कविता रचना करते थे और उसी समय सुनाया करते थे। तो उन्होंने खड़े होकर और भरी दरबार में ये बात कही है, प्रताप गोहिलोत राणा, तुम जीत गए हो। तुमने कभी अपने घोड़े पर शाही मोहर जो दाग जो होता है नहीं लगने दिया। तुमने कभी आके शाही झरोके के नीचे अपनी इल्तिजा नहीं करी। तुम कभी नौरोज में मिलने नहीं आए, और आज जब तुम्हारी मृत्यु का समाचार दरबार में आया है तो देखो बादशाह का देखो सिर झुक गया है, देखो उसकी आंख से अश्रुधारा टपक रही है, देखो उसने अपनी दांतों तले अपनी जबान को ले लिया है। प्रताप तुम जीत गए। दाम कितना भी भला कोई लगाए, लेकिन अपनी माटी का कोई रंग न बिकने पाए, अपनी माटी का कोई रंग न बिकने पाए। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।